Yeah, so hello everyone. Today we will see chemistry chapter 4 carbon and its compound. So चैप्टर का नाम ही कार्बन है। तो पहले हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन में सारे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है कार्बन का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करेगा या 4 एटम लूज करके। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। सो व्हाट हैपन इन आयनिक बॉन्डिंग। कार्बन में आयनिक बॉन्ड होता है या नहीं होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आयनिक बॉन्ड बनता कब है। जब या तो कंप्लीटली कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कंप्लीटली गेन करता है, तो उस बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे NaCl में Na कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड Cl कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। लेकिन यही जब शेयरिंग के थ्रू शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमें ये देखना है अभी कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखते हैं आगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्यों डिफिकल्ट टास्क है? क्योंकि हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इतना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसलिए ये कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। क्या ये गेन कर सकता है? देखते हैं। अगर सपोज दैट ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 6 प्रोटॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज क्लास में 100 बच्चे हैं और सिर्फ एक टीचर है, तो कितना अनस्टेबल क्लास होगा। क्योंकि एक टीचर को 100 बच्चों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इस ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। सो ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है। इसलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है। तो फिर ये कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा? तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं या n इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन दे पेयर बना रहे हैं। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन सोचेंगे कि एक तुम अपना दे दो और मैं अपना दे देता हूँ, दोनों मिलाकर पेयर बना लेते हैं, फिर तुम भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन मिलके अपना ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, जिसे हम सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड में इस कॉर्नर पे ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये है हमारे कोवैलेंट के कुछ एग्जांपल्स। इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। हमने सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल देख रखे हैं। अब हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये डी नंबर एग्जांपल अपना देखते हैं।
कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे कार्बन को, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक स्टेबल कंडीशन है। और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑलरेडी इसके पास 6 है, अगर ये 2 शेयर कर देगा तो ये एक स्टेबल बन जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि अगर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, पेयरिंग के लिए दे देता है, यानी कि कंप्लीटली शेयर नहीं कर रहा है, ये बस पेयरिंग के लिए शेयर कर रहा है। ठीक है, लाइक NaCl में जैसे कंप्लीटली Na+ दे देता है Cl को, वैसा नहीं यहाँ पे कंडीशन है। सो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये कार्बन के पास भी। यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। इसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। सेम यहाँ दोनों नाइट्रोजन मिलके कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर हम लोग देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कैटेनेशन, carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property called catenation. कार्बन में एक अपना प्रॉपर्टी होता है, जैसे कार्बन जुड़ जुड़ के एक लंबा चैन बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्डिंग बना सकती है, जिससे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल बन सकता है। जिसके एग्जांपल में हम लोग डायमंड को ले सकते हैं। डायमंड बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे कार्बन के एटम से मिला हुआ मॉलिक्यूल है डायमंड। वैसे ही हम लोग एग्जांपल में ग्रेफाइट को भी ले सकते हैं। फ्लोरेंस भी होता है इसका एग्जांपल कैटेनेशन का ही। फिर आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के नाम से ही क्लियर होता है। टेट्रा यानी कि क्या? 4, और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or other atoms, some other atoms, monovalent element. Like कार्बन जो है वो या तो अलग अलग 4 एटम से अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, या तो एक ही एलिमेंट से जिसके 4 अपने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ये हो गया कैटेनेशन का एग्जांपल है। कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़े कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे टेट्रावैलेंसी का एग्जांपल। टेट्रा यानी कि 4। तो यहाँ देखेंगे ये अपना एक, इसको किसी को एक ले लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं। देखो ये 4 से जुड़ा हुआ 1 2 3 एंड 4। सो इसको हम लोग टेट्रावैलेंसी के एग्जांपल में देख सकते हैं इस कंपाउंड को। फिर आता है अपना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, एक होता है फ्लोरेंस। सो तीनों के अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे देखेंगे। पहले डायमंड का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। सो डायमंड जो होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, एंड ये कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट है। ये इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ये होता है कि ये चमकीला होता है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन इसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। फिर देखते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता है। ये डायमंड की प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जोइंड टू 4 कार्बन एटम्स। लाइक एक कार्बन एटम जो होते हैं वो दूसरे 4 कार्बन एटम से बॉन्डिंग किए होते हैं, उनसे ज्वाइंट होते हैं। ये हमारा रहा स्ट्रक्चर डायमंड का। फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो लाइक अगर डायमंड को हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन में तो क्या होगा?
वो बस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देगा और कुछ नहीं बचेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो बस अपना सॉरी, डायमंड जो है अपना वो बस कार्बन से ही बना है, इसके अलावा इसमें कुछ यूज़ नहीं हुआ है। ऐसे ही अपना आता है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट इज ए ग्रीसी ब्लैक सब्सटेंस। ये एक ग्रीसी ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ स्लिपी होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, लेकिन डायमंड जितना हाई नहीं होते हैं, बट हाई होते हैं, हाँ। फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे डायमंड को जलाने पे बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिल रहा था, वैसे ही ग्रेफाइट को भी हम लोग जलाएंगे तो बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इससे ये प्रूव होता है ना कि ग्रेफाइट या डायमंड और जितने भी कार्बन के वो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो बस कार्बन से ही बने हैं, इससे यही प्रूव होता है। अब देखेंगे फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस इज एन allotrope of carbon in which 60 carbon atoms are joined to form a spherical shape like football. One molecule of Buckminster fullerenes or fullerenes contain 20 hexagonal and 12 pentagonal of carbon atoms. When it burn in oxygen, then only CO2 form. लाइक इसको भी जब जलाएंगे ना तो वो बस कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। इससे ये प्रूव होता है कि ये एलोट्रोप है, ये बस कार्बन से ही बना है और कुछ नहीं। और इसमें क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो इसमें 12 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अगेन 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं एंड 12 पेंटागोनल कार्बन के एटम्स होते हैं। ठीक है, आगे फिर देखेंगे अपना ये टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही बना होगा। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। सिंगल बॉन्ड हमने पहले एग्जांपल में स्टार्टिंग में देखा था कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ था। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन्स। इसके फार्मूला क्या होते हैं? CnH2n+2। इसके ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, CH4 C2H6। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें इसमें दो टाइप के आते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले, एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। सो पहले देखते हैं डबल बॉन्ड वाले। इसका नाम क्या होता है? एल्कीन। इसका फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, और इसमें सिंगल कार्बन वाले कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें X लिखा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, C1 यानी कि एक कार्बन से ही बना हुआ है, C2 यानी कि दो कार्बन से। वैसे ही इसमें अनसैचुरेटेड में देखेंगे कि सिंगल कार्बन वाले रिएक्शन नहीं होते हैं, इसमें एलिमेंट्स कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर ये C2H4 एग्जांपल में है। और अब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसमें भी सेम, एक सिंगल कार्बन एटम वाले नहीं बनते हैं। इसका एग्जांपल है C2H6। C2H6 में बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड बनता है एंड ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सो अब हम लोग का वो टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग नाम देंगे बेसिकली एटम्स का। सो इसको हम लोग बाकी के बचे टॉपिक को हम लोग अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ये हमारा पार्ट 1 था। बाकी के टॉपिक्स पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।